वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए हैं। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट नंबर 520 520वां टेस्ट है और फोकस करेंगे इसमें ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। और टॉपिक है भारत की इम्पोर्टेंट सॉयल, भारत की इम्पोर्टेंट मिट्टियाँ। 1 से 2 प्रश्न जरूर बनते हैं यूपीएससी सिविल सेवा में। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक तो बनता ही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। भारत की प्रसिद्ध चिल्का झील आर्द्रभूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, चिल्का झील जो उड़ीसा में है रामसर अधिवेशन के तहत संरक्षित पहली आर्द्रभूमि है। पहली है क्या? दूसरा स्टेटमेंट है, वर्तमान में चिल्का झील को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की सूची में शामिल किया गया है और चिल्का रामसर अधिवेशन के तहत भारत में सबसे बड़ी आर्द्रभूमि स्थल है। कौन सा इसमें करेक्ट है? देखिए, पहली बात तो चिल्का को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत है। तो 2 को एलिमिनेट कर दीजिए, जहाँ जहाँ पर 2 है वो नहीं होगा। चिल्का रामसर अधिवेशन के तहत भारत का सबसे बड़ी आर्द्रभूमि स्थल, ये सबसे बड़ी ये नहीं है, बेम्बनाद कोले है सबसे बड़ी, केरल की। और पहला वाला स्टेटमेंट जो है, चिल्का झील ओडिशा में स्थित रामसर अधिवेशन के तहत संरक्षित पहली आर्द्रभूमि है, फर्स्ट वेटलैंड है, ये पहला वाला करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 ओनली। तो देखिए, कथन 1 सही है। चिल्का झील ओडिशा रामसर अधिवेशन के तहत संरक्षित पहली आर्द्रभूमि है। इसे यह दर्जा मिला था 1 अक्टूबर 1981 को। और चिल्का झील खारे पानी की बहुत बड़ी झील है, इतनी बड़ी है कि भारत की तो सबसे बड़ी है ही है, एशिया की भी सबसे बड़ी है, लेकिन विश्व की नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी अगर आ जाए तो कैस्पियन सागर का नाम मत भूलना। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वर्तमान में चिल्का झील को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की सूची से हटा दिया गया है। इस सूची में भारत के 2 स्थल, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का और लोकटक झील मणिपुर की शामिल है। तीसरा भी असत्य है, क्योंकि भारत में रामसर सूची के तहत आने वाले स्थलों में बेम्बनाद कोले आर्द्रभूमि सबसे बड़ी है। कितनी बड़ी है? 1,51,250 हेक्टेयर में फैली है वो। और दूसरे नंबर पर चिल्का का नाम आता है, वो है 1,16,500। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। जीव मंडल निचय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, यह एक विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र हैं। ये यूनेस्को के मानव और जीव मंडल कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। इस पर शायद हम चर्चा कर चुके हैं इस तरह के प्रश्न पे। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, जीव मंडल निचय एक ऐसा आरक्षित क्षेत्र है जो विशेष प्रकार के भौमिक और पारिस्थितिक तंत्र से युक्त होते हैं। जीव मंडल निचय को यूनेस्को के मानव और जीव मंडल योजना मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत मान्यता प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। मिट्टी पर चर्चा करते हैं। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पढ़ते हैं पैसेज को। अंतर्राष्ट्रीय रूप से यह मिट्टी उष्णकटिबंधीय चरनोजम नाम से जानी जाती है। गीली होने पर यह चिपचिपी और सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। उत्तर प्रदेश में इसे करे कहा जाता है। इस प्रकार की मिट्टी में सूर्यमुखी, खट्टे फलों तथा तिलहनी फसलों की खेती की जाती है। पहचान पड़ रही है किसी स्टेटमेंट से। उपर्युक्त में से कौन सी मिट्टी की विशेषता है, नीचे दी गई है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइन है यहाँ पर, सूर्यमुखी, खट्टे फलों, इससे शायद आप ना पहचान करो। हाँ, यहाँ कपास होता तब पहचान जाते, लेकिन सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं और गीली होने पर चिपचिप हो जाती है। कौन सी मिट्टी है ये? काली मिट्टी की बात हो रही है, रेगुर सॉइल जिसको बोलते हैं, कपास की खेती के लिए इम्पोर्टेंट। तो उत्तर, उपर्युक्त विशेषताओं का संबंध काली अथवा रेगुर मिट्टी से है। इसका सर्वाधिक क्षेत्र विस्तार कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी में कपास की खेती, सूर्यमुखी की खेती, खट्टे फलों की तथा तिलहनी फसलों की खेती की जाती है। इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, अतः यह मिट्टी गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। अतः इससे स्वतः जुताई वाली मिट्टी की संख्या भी दी जाती है। इम्पोर्टेंट है।
लेटेराइट मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? काली हो गई लेटेराइट पर आ जाओ। यह प्रायद्वीपीय पठार के ऊपरी भागों में पाई जाती है। ऊपरी में निचले चावल, काजू तथा तंबाकू की खेती के लिए इम्पोर्टेंट है लेटेराइट मिट्टी। दूसरा स्टेटमेंट बोला। तीसरा स्टेटमेंट है इसमें लोहा, चूना, एल्युमिनियम ऑक्साइड की कमी और कार्बनिक पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है। इसकी उत्पत्ति चूना तथा सिलिका के निक्षालन से हुई है। इन मिट्टियों को पहचानने के बहुत सारे शब्द हैं, जैसे निक्षालन जैसा नाम आ जाए तो लेटेराइट मिट्टी आंख मीच कर लगा देना। तो चूना और सिलिका के निक्षालन से हुई है। प्रायद्वीप पठार के ऊपरी भागों में पाई जाती है। करेक्ट है स्टेटमेंट। हमको गलत ढूंढना है, लेकिन इसमें चावल, काजू और तंबाकू, टेपिकोया इनकी खेती की जाती है। इसमें लोहा, चूना, एल्युमिनियम ऑक्साइड की अधिकता मतलब प्रचुरता पाई जाती है और कार्बनिक पदार्थों की कमी पाई जाती है। गलत है सी। तो लेटेराइट मिट्टी की उत्पत्ति चूना तथा सिलिका के निक्षालन से हुई है। इसमें लोहे, चूने, एल्युमिनियम ऑक्साइड तो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, किंतु पोटास, चूना और कार्बनिक तत्व जो है उनकी कमी पाई जाती है। उल्टा कर दोगे तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल बोलते हैं इंग्लिश में इसको। इसके संदर्भ में विचार करना है आपको। देखिए, प्राचीन जलोढ़क को बांगर और नवीन जलोढ़क को खादर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस मिट्टी में नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की कमी पाई जाती है और यह मिट्टी धान, गन्ना, गेहूँ, तिलहन आदि की खेती के लिए उपयुक्त है। देखिए, मिट्टी से संबंधित जितने भी स्टेटमेंट बनते हैं अधिकतर तो नाइट्रोजन, ह्यूमस, कमी ज़्यादा इन पर ही कट जाएंगे। इनको अच्छे से कवर कर लो तो बेड़ा पार मिट्टी वाले प्रश्न का। तो एलुवियल सॉइल के संदर्भ में नवीन जलोढ़क को खादर कहा जाता है, पुरानी जलोढ़क को बांगर। इसको याद रखना। करेक्ट है, तीनों करेक्ट है यहाँ पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देख लेना सही पूछा है गलत पूछा है। तो सारे के सारे करेक्ट हो गए। पढ़ लेना इसको दो बार, एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता क्या। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और 5 स्टेटमेंट है यहाँ पर। उपर्युक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस मृदा से संबंधित है बतानी है। चलिए एक एक करके देखते हैं। यह नवीन एवं अविकसित मृदा है। कुछ पता चल रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा। इसमें जीवाश्म प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें अम्लीय गुण निहित होता है। इसमें जीवाश्म प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। दो बार हो गया क्या? इसमें सेब, नाशपाती आदि के वृक्ष उगाए जाते हैं। चलिए कौन से स्टेटमेंट से पहचान करी जाए? पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लाल मिट्टी, दलहनी मिट्टी। देखिए, इसमें एक चीज़ स्टेटमेंट आपको 5 में दिख रहा है। ऊपर तो चलो जो भी हो, जीवाश्म, अम्लीय होती है ये वो। सेब अब मरुस्थल में तो आपको मिलेगा नहीं। राजस्थान जैसे राज्य में सेब तो नहीं मिलेगा। कम से कम सेब कहाँ दिखेगा आपको? जब आप हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश इन राज्यों की यात्रा करोगे। तो अब ऐसे स्टेट में क्या कौन सी मिट्टी? मरुस्थलीय मिट्टी तो होगी नहीं। पर्वतीय मिट्टी के ज़्यादा चांसेस लग रहा है ना, तो ए ही है इसका आंसर। तो पर्वतीय मिट्टी नवीन एवं अविकसित होती है, जीवाश्म प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, अम्लीय गुण भी निहित है और सेब, नाशपाती के इसमें वृक्ष उगाए जाते हैं। तो उपर्युक्त विशेषताएं पर्वतीय मृदा से संबंधित है। यह नवीन तथा अविकसित मृदा है जो कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें पोटास, फास्फोरस तथा चूने का अभाव पाया जाता है, जबकि जीवाश्म इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें सेब, नाशपाती आदि के वृक्ष उगाए जाते हैं। इस प्रकार की मृदा में अम्लीय गुण निहित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही सुमेलित नहीं है? ज्वालामुखी के मुहाने पर बनने वाली मृदा एंडीसोल वर्ग में आती है। गर्म जलवायु में विकसित होने वाली मृदा अल्टीसोल वर्ग में आती है। कार्बनिक मृदाएं हिस्टोसोल वर्ग में आती हैं। शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्रों में विकसित होने वाली मृदाएं एंडीसोल वर्ग में आती हैं। देखिए, दो जगह एंडीसोल हो रखा है, ज्वालामुखी के मुहाने पर बनने वाली मृदाओं में और शुष्क तथा अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्रों में होने वाली विकसित मृदाओं में। तो हो सकता है दोनों एंडीसोल में आते हों, या हो सकता है इनमें से एक ही एंडीसोल में आता हो। तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। ये वाला एंडीसोल गलत है, क्योंकि एरिडोसोल में आता है वो शुष्क तथा शुष्क क्षेत्रों में विकसित होने वाली मृदाएं। तो देखिए, शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में विकसित होने वाली मृदाएं जो हैं वो एरिडोसोल वर्ग में आती हैं,
न कि एंडीसोल वर्ग में। बाकी ज्वालामुखी के मुहाने पर बनने वाली मृदाओं को एंडीसोल मृदा वर्ग में शामिल किया जाता है। गर्म जलवायु में विकसित होने वाली मृदाओं को अल्टीसोल वर्ग में और कार्बनिक मृदाओं को हिस्टोसोल वर्ग में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट CAZRI की स्थापना कहाँ की गई है? जोधपुर, जयपुर, नई दिल्ली, देहरादून। तो ये है नई दिल्ली में नहीं, देहरादून में नहीं, यह है जोधपुर राजस्थान में। तो मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट CAZRI की स्थापना राजस्थान के जोधपुर में की गई है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के संदर्भ में कौन सा सही है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 2015 में राजस्थान से की गई। इस योजना का जो ध्येय वाक्य है वो है स्वस्थ धरा खेत हरा। इसका उद्देश्य उपर्युक्त संसाधनों के उपयोग द्वारा मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करके किसानों की स्थिति को सुधारना है। बताइए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत राजस्थान से की गई, 2015 में की गई या और पहले की गई? राजस्थान में कहाँ की गई? इसकी आवश्यकता सेंट्रल के एग्ज़ाम में नहीं है। हाँ, RPSC राजस्थान PCS में आपको आवश्यकता पड़ेगी डीप में जाने की थोड़ा। करेक्ट है स्टेटमेंट, 2015 राजस्थान से की गई। और वाक्य है, इसका ध्येय वाक्य है स्वास्थ्य धरा खेत हरा। और इसका उद्देश्य है उपर्युक्त संसाधनों के उपयोग द्वारा मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करना, जिससे किसानों की स्थिति को सुधारा जा सके। सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर है। तो देखिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से की गई। इस योजना का ध्येय वाक्य है स्वस्थ धरा खेत हरा। इसमें मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों तथा उर्वरकों की आवश्यकता का ब्यौरा होगा। इसका उद्देश्य उपर्युक्त संसाधनों के उपयोग द्वारा मिट्टी की गुणवत्ता के सुधार द्वारा किसानों की स्थिति को सुधारना है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित उपायों पर विचार करना है। आवरण फसलें उगाना, समोच्च रेखीय सीढ़ीदार खेती करना, मिश्रित खेती तथा शस्यावर्तन और सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि करना उपर्युक्त में से कौन से मृदा अपरदन सॉइल एरोजन को रोकने में प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं? बताइए कौन कौन। देखिए, समोच्च रेखीय सीढ़ीदार खेती, इसको सुना होगा आपने, कहाँ की जाती है? पहाड़ी क्षेत्रों में। सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि करना भी शामिल है इसमें। 2-4 है क्या कहीं ऑप्शन में? लेकिन आवरण फसलें उगाने से भी मृदा अपरदन रुकता है। मिश्रित खेती करना, शस्यावर्तन, ये सभी हैं, तो सारे के सारे डी है इसका आंसर। तो देखिए, उपर्युक्त सभी उपाय द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है तथा इन सब उपायों को लागू करना आवश्यक है ताकि किसानों को अपरदन की समस्या तथा समाधान से अवगत कराया जाए। और एग्ज़ाम के फेवरेट हैं समोच्च रेखीय सीढ़ीदार खेती, सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि और मिश्रित खेती, बहुत पूछते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारत में किस कारण से सिंचित क्षेत्रों की कृषि योग्य भूमि में लवणीयता की समस्या बढ़ रही है? पहला स्टेटमेंट है अत्यधिक उर्वरकों का प्रयोग करके, अतिचारण करके, आवरण फसलें उगाना और अति सिंचाई करना। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत में किस कारण से सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि में लवणता की समस्या बढ़ रही है? सैलिनिटी कैसे बढ़ रही है? अतिचारण इसका सबसे बड़ा कारण है और अत्यधिक उर्वरकों का उपयोग भी है इसमें। अति सिंचाई इसका सबसे बड़ा कारण है और अत्यधिक उर्वरकों का उपयोग भी। अतिचारण नहीं है। आवरण फसलें उगाना ये भी नहीं है। तो 1 और 4 कहीं है क्या? सी है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर। तो देखिए, अत्यधिक सिंचाई से कोशिका क्रिया को बढ़ावा मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो नमक है ना वो ऊपर की ओर बढ़ता है और मृदा की ऊपरी परत में जमा हो जाता है। इस प्रकार की समस्या हरित क्रांति के बाद पंजाब तथा हरियाणा के अति सिंचाई वाले क्षेत्रों में दिखने को मिलती है। मृदा में लवणता की समस्या से निपटने के लिए खेतों में जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है। कृषि में उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग भी मृदा की लवणता को बढ़ावा देता है। तो करेक्ट है पहला स्टेटमेंट और डी। अतिचारण मतलब जो पशुओं को चराते हैं खेतों में, उससे लवणता तो नहीं बढ़ेगी एटलीस्ट। तो 1 और 4 सही है। लेकिन बहुत रेयर टू रेयर केस में इस तरह के प्रश्न जो होते हैं ना, उनका उत्तर डी भी दे देता है कभी कभी आयोग।
लेकिन इस स्टेटमेंट में तो नहीं हो सकता। धन्यवाद, अच्छे से रिवीजन कर लेना इसका।